पारिस्थितिकी। इस वीडियो में पारिस्थितिकी के बारे में बताएंगे, साथ ही रामसर स्थल के बारे में बताएंगे और पर्यावरण से जुड़े अन्य मुद्दों के बारे में बताएंगे। ये आपका इन्वायरमेंट का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो मैंने पहले ही दे दिया है, आप उसे जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। पारिस्थितिकी, इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है पारिस्थितिकी, और पारिस्थितिकी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक में परिभाषा बताया गया है, एक में बताया गया कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, और दूसरे में भी पारिस्थितिकी के बारे में यूजीन ओडम के अनुसार बताया गया है। तो सबसे पहले परिभाषा इसकी देख लेते हैं। पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या है। जीव विज्ञान की वह शाखा जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य जो पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है वही पारिस्थितिकी होता है। मतलब जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना ही क्या है, पारिस्थितिकी है। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो ओकियोलॉजी नाम से किया था। ओकियोस का मतलब है घर, आवाज़ से, तथा लोगोस का मतलब है अध्ययन से। यूजीन ओडम के अनुसार, यूजीन ओडम ने क्या कहा है पारिस्थितिकी के बारे में, कि प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन ही क्या है, पारिस्थितिकी है। प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। ये आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपका इस समय जो एग्ज़ाम होने वाला है टेट का, लेखपाल का और एसएससी का जो भी एग्ज़ाम होगा उनके दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, शार्ट में है और सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसमें दी गई है। अब देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले अजैविक घटक है और जैविक घटक है। अजैविक घटक को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से, भौतिक, जलवायवीय घटक, अकार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक, और जैविक घटक को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के रूप में। तो भौतिक घटक के रूप में देखते हैं, जो भौतिक मतलब निर्जीव चीज़ें होती हैं वो भौतिक घटक के अंतर्गत आती हैं। प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया, स्थलाकृति हो गई, वायु हो गया, पर्वत और वह सब इसी में आ जाते हैं आपका। अकार्बनिक घटक में कौन सा सम्मिलित है, अकार्बनिक घटक में जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें, खनिज, चट्टान, तत्व, ये सभी आपके आ जाते हैं किसमें, अकार्बनिक घटक में। और कार्बनिक घटक के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस तथा यूरिया ये सब आते हैं। और उत्पादक जैविक घटक के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये तीनों सम्मिलित होते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने की थी, वर्ष 1935 में। तो यहाँ पर देखेंगे आप, वहाँ पर अर्नेस्ट हैकल था, यहाँ पर आपका एजी टांसले हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र की बात की गई है, ना कि पारिस्थितिकी की बात की गई है। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सबसे पहले वर्ष 1935 में एजी टांसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में इन्होंने बताया है कि भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार का ये समूह होता है जिसमें जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। आकार के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है और यह एक प्रकार का क्या है, खुला तंत्र होता है। आकार में इनकी विभिन्नता होती है। फिर आगे है पारिस्थितिकी में इसके व्यापक आयाम जो दिए गए हैं, इसमें किनकी क्रियाविधियों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी में किनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, तो मानव समाज और भौतिक पर्यावरण का इसमें अध्ययन किया जाता है। जंतु, वनस्पति, जलवायु का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि सांस्कृतिक पर्यावरण का भी बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो भी इसके अंतर्गत आता है। इसीलिए मानव समाज और भौतिक पर्यावरण को इसमें सम्मिलित किया गया है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र दिया गया है, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। विचारधारा कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस कहा है, फोवर्स ने माइक्रोकॉस्म। पृथ्वी विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अपनी विचारधाराएं जो दी हैं उनके बारे में बताया गया है। फिर आगे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं। पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं। यहाँ पर खाद्यान्न एवं जल का उत्पादन होता है। व्यवस्था सेवाओं में पारिस्थितिकी तंत्र के नियंत्रण सेवाओं में जलवायु और रोग का नियंत्रण करती है। समर्थन सेवाओं की बात करें तो यहाँ पर पोषण चक्रण, फसल परागकण होता है, पोषण जो होता है। फिर सांस्कृतिक सेवाओं की बात करें तो आध्यात्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजन सेवाएं हैं। और संरक्षण सेवाओं की बात करें तो यह विविधता का अनुरक्षण भी करता है, मतलब उसकी रक्षा भी करता है।
जयमंडल में किससे निर्मित है? मिट्टी, जल, वायु, शैल से निर्मित है। यह पतली परत है, पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त है। जो आपका जयमंडल है वो पृथ्वी के चारों ओर आवरण मंडल के रूप में व्याप्त है। फिर आगे देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य जो दिया गया है, किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों, अन्य जीवधारियों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? आपका आवास कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर क्या होता है? ऊर्जा ह्रास होता है। 10% का जो लेंडल का नियम है कि अगर जो उत्पादक होगा उसको अगर 100% उसके अंदर ऊर्जा है तो उसके आगे अगर उसको कोई प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा तो उसे 10% उसकी ऊर्जा मिलेगी, फिर उसका अगला उसके 10% के बराबर ऐसे ही चला जाता है। अभी आगे उसको भी हम बता देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करने वाले संगठक कहलाते हैं, स्वपोषित कहलाते हैं। वन, तालाब तथा झील प्राकृतिक पारितंत्र होते हैं। मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? धान का खेत है। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण कौन सा है? आपका सोडियम क्लोराइड है। अब पारिस्थितिकी तंत्र का एक फिगर दिया गया है, इसमें पारिस्थितिकी तंत्र का फिगर, इसमें क्या कहा गया है? प्राकृतिक और कृत्रिम मानवीकृत। तो प्राकृतिक में स्थलीय और जलीय दिया गया है। तो वन ये पारिस्थितिक तंत्र है, वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र और मरुस्थल स्थल पारिस्थितिकी तंत्र होता है। जलीय में अलवणीय जल होता है, लवणीय जल होता है। अलवणीय जल में आपका तालाब, झील, झरना हो गया। लवणीय जल में लवण, झील, ज्वार, नदमुख तथा समुद्र इसके अंतर्गत आते हैं। कृत्रिम मानवीकृत में कृषि, खेत, खलिहान पारिस्थितिकी तंत्र होता है। जल जीवशाला होता है जिसका ये फिगर दिया गया है। एक्वेरियम जो आप मछली उछली पालते हैं घरों में, और अंतरिक्ष यान के बारे में दिया गया है, ये भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आपके आते हैं। समुद्री जल जो है पृथ्वी जलमंडल का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। यह 97% बात करें पूरे जो पृथ्वी पर जल है उसका 97% पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल का है। सर्वाधिक व्याप्त लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड है। अब यहाँ पर पारिस्थितिकी असंतुलन की बात करते हैं तो इसके कुछ मूल कारण हैं, कुछ गौण कारण हैं। तो मूल कारण में वन को काटना, वन का उन्मूलन करना या वनों को काटना ही इसका असंतुलन का कारण होता है। और गौण कारण में बात करें तो मरुस्थलीकरण है, बाढ़ है, अकाल है, वर्षा की परिवर्तनीयता है। तो ये सब पारिस्थितिकी को असंतुलित करते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। अब इसमें कुछ दिया गया टिकाऊ विकास हेतु सूचनाएं जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं। इसमें कहा गया पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं, मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं। पर्यावरण संबंधित कौन सी सूचनाएं हैं? जैविक अधिवास से संबंधित सूचनाएं, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित, और पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में, वर्तमान पर्यावरण की स्थिति के संदर्भ में। और इसमें मनुष्य वाले में क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या का आकार, विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय, तकनीकी स्तर, ये टिकाऊ विकास के लिए कुछ जरूरी उपागम हैं। अब देखते हैं पर्यावरण अपकर्ष। पर्यावरण अपकर्ष का मतलब होता है पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित होता है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से संबंधित होता है। तो पर्यावरण अपकर्ष में प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से पर्यावरण को क्या होती है? क्षति होती है। जब आवास का विनाश किया जाएगा, जैव विविधता को उससे हानि होगी, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण होगा तो उससे पर्यावरण को भी क्षति होगी। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में कौन निभाता है? सौर विकिरण। ये जल का वाष्पीकरण होता है सौर विकिरण से, और जल चक्र का चालन होता है। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जल चक्र में भूमिका निभाता है वो है आपका सौर विकिरण या सूर्य की किरणें। अब खाद्य श्रृंखला देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला आप इसमें देखेंगे तो वृक्ष एवं घास पारिस्थितिकी तंत्र के इसमें दिया गया है खाद्य श्रृंखला। तो यहाँ पर पेड़ पौधे दिए गए हैं, और पेड़ पौधे से देखिए इसमें कहा गया कि पेड़ पौधे कौन खाएगा? ये इधर आपका जिराफ खाएगा, इधर आपका गैंडा खाएगा, और इनको कौन खाएगा? इनको आपका शेर खाएगा। और यहाँ पर पेड़ पौधे को टिड्डे खाएंगे, ठीक। टिड्डे को कौन खाएगा? ये पक्षी खाएगा, पक्षी को न्योला खाएगा, न्योले को एक गिद्ध खाएगा। उसी तरीके से इधर देखेंगे वृक्ष को, इधर वृक्ष बना है आपका, इधर जब आपका ये वृक्ष जो बना है इसमें ये वृक्ष को एक खा रहा है गैंडा, गैंडे को कौन खा रहा है? गिद्ध खा रहा है। जब मर जाता है तो उसको गैंडा को गिद्ध खाएगा। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वृक्ष, यहाँ पर हिरण खा रहा है, हिरण को शेर, शेर को गिद्ध खा रहा है। तो ये आपका एक
खाद्य श्रृंखला होती है कि ये है आपका कौन सा उपभोग, ये उत्पादक है, ये आपका उत्पादक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है और ये आपका द्वितीयक उपभोक्ता है, और ये आपका प्राथमिक, ये द्वितीयक। यहाँ पर ये आपका उत्पादक, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता आपका है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता, ये तृतीयक उपभोक्ता और ये चतुर्थ उपभोक्ता आपका यहाँ पे दर्शाया गया है। ये है आपका खाद्य श्रृंखला से संबंधित। खाद्य श्रृंखला की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। कहा गया है कि ऐसे पदार्थ जिनके सेवन करने से जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है। वनस्पति स्वपोषी होते हैं। जंतु जो है वो खाद्य श्रृंखला के लिए जीवों पर निर्भर करते हैं। इसमें एक क्रम दिया गया है, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला के विभिन्न घटकों का सही क्रम इन्होंने दिया है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया और पूछा जाएगा। तो इसमें घास उत्पादक है, इस घास स्थल खाद्य श्रृंखला में एक घास उत्पादक है। इसका प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? टिड्डा है। और मेढक जो है टिड्डे को खाएगा, द्वितीय उपभोक्ता है। और सर्प जो है तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। आपका मनुष्य जो है वो सर्वभक्षी के अंतर्गत आता है, मतलब वो सब कुछ खाता है। इसमें दिया गया है अब आहार श्रृंखला में घास स्वपोषी होती है। बकरी शाकाहारी उपभोक्ता है, बकरी घास को खाएगी। और मनुष्य सर्वाहारी उपभोक्ता है, मनुष्य क्या खाएगा? मनुष्य बकरी को खाएगा। और घास भी मनुष्य खाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं खाएगा। इसमें जैविक संगठक दिया गया। जैविक संगठन का वर्गीकरण उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो उत्पादक कौन सा है? पेड़ पौधे शैवाल होते हैं। उपभोक्ता कौन सा है? जानवर मनुष्य आदि होते हैं। अपघटक में कवक जीवाणु आपके आदि आते हैं। इसमें दिया गया है साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का क्रम। तो ये दिया गया है आपको पिरामिड दिया गया है, जीव भार पिरामिड दिया गया है। यहाँ पर जो घास उगेंगे ये प्लैंकटन होते हैं। प्लैंकटन जो समुद्र में उगते हैं, जीव जंतु जो उनको खाते हैं, उनको कौन सी छोटी मछलियाँ खाएंगी? छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियाँ खाएंगी। तो जो इनका पिरामिड होता है उल्टा बनता है। उल्टा इसलिए बनता है क्योंकि जीव संख्या भार पिरामिड, जो छोटे स्वपोषी हैं वो क्या होते हैं? उनकी मात्रा हल्की होती है। और लेकिन जो जैसे जैसे जीव बढ़ते जाएंगे उनका क्या होगा? भार बढ़ता जाएगा। तो ये जीव भार पिरामिड है, ये उल्टा बनता है। साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का ये पारिस्थितिकी क्रम था। फिर आप उसके बाद देखेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्यों में ऐसे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। हरे रंग के अलावा क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन पादप प्लवक होते हैं जो मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं आपके। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा किसके लिए उत्तरदायी है? फाइटोप्लैंक्टन्स। अपघटक तथा उपभोक्ता दोनों की श्रेणी से संबंधित वाला जीव कौन सा है? चींटी है आपकी। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इसमें तितली के बारे में दिया गया है। पुष्पीय पौधों के परागकण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संख्या में गिरावट से पौधों के परागकण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा यदि तितली नहीं रहेगी तो। खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य के रूप में कार्य करता है। ऊर्जा का प्रवाह के बारे में अगर बात करें तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के कारण ऊर्जा का क्या होता है? ह्रास होता है, मतलब ऊर्जा कम होती है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? सूर्य है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर विद्यमान सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग होता है। ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है, मतलब ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होगा। ये नहीं कि आप यहाँ से ऊर्जा ग्रहण किए फिर इसको ये ऊर्जा वापस प्राप्त हो जाएगी, नहीं, आप ऊर्जा एक दिशा में ही होगा ऊर्जा प्रवाह जो होता है। अजैविक प्रणालियों से जैविक प्रणालियों की दिशा में होता है। उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की तरफ और द्वितीय से तृतीय उपभोक्ता की तरफ। ये हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा में धीरे धीरे ह्रास होता रहता है। अब यहाँ पर देखेंगे स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा को स्वपोषी जीव प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह के बारे में बता रहा है यहाँ पे। स्वपोषी जीव प्राप्त नहीं कर सकते, अतः ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का लगभग 10% भाग ही शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है, मतलब वो पचा पाते हैं। पोषण स्तर की बात करें तो पोषण स्तर जो है 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम में आधार पोषण स्तर है, स्वपोषित जीव प्राथमिक उत्पादक से संबंधित होता है। द्वितीय में प्राथमिक उपभोक्ता है,
तृतीय में द्वितीयक उपभोक्ता, चतुर्थ में उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी अंतिम उपभोक्ता होता है। अपघटक उपयुक्त चारों पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं, मतलब जो अपघटक होता है इन सभी चारों पोषण स्तर से वो अपना आहार ग्रहण करता है। जीवभार पिरामिड की बात करें तो परिभाषा पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार का रेखीय चित्र निरूपण करता है। जीवभार पिरामिड जो है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का सीधा बनता है, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उल्टा बनता है। जैसे तालाब में आपके क्यों उल्टा बनता है, क्यों सीधा बनता है, मैंने बताया था कि जब आपका ये जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें जो अनाज का उत्पादन किया जाता है तो इसमें अनाजों की संख्या क्या होती है, इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि इनका भार भी अधिक होगा और मनुष्य का भार धीरे धीरे कम होता जाता है। ये जीव भार के अनुसार होता है, लेकिन जीव संख्या के आधार पर देखेंगे संख्या पिरामिड, तब भी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। एक एक दाने की आप सोच सकते हैं उतने मनुष्य नहीं होते, तो इसलिए जो आपका स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र बनता है वो सीधा बनता है और तालाब का जो पारिस्थितिक तंत्र बनता है वो उल्टा बनता है। उसके बाद इसमें आप देखेंगे कि जैव वानिकी एवं जैविक आवर्धन के बारे में। तो जैव वानिकी जो है बायोनॉमिक्स, पारिस्थितिकी का पर्याय, मानव तंत्रों को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें दिया गया बायोनॉमिक्स में बायोनॉमिक्स का अर्थ जीवन नियम से है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन के नियम। और मानव तंत्रों को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों के बल पर ऐसा होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 10% का नियम जिसको लिंडेमान महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया था 1942 में। इन्होंने कहा था कि शाकाहारी जंतु द्वारा उत्पादक का शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित कर लेता है। मांसाहारी जंतु द्वारा इस शाकाहारी जंतु का भक्षण शाकाहारी की 10% ऊर्जा का संचित करता है और खाद्य कड़ी में प्रत्येक स्तर में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सर्वश्रेष्ठ श्रेणी पर उपभोक्ता द्वारा केवल 10% संचित ऊर्जा का अपने शरीर में रूपांतरण कर पाता है। मतलब अगर 100 से है तो धीरे धीरे 10% में वो कन्वर्ट होती चली जाएगी। अगर 100 कैलोरी है प्राथमिक इसमें उत्पादक में, तो आपके जो प्राथमिक इसका उपभोक्ता होगा उसके अंतर्गत 10 कैलोरी ऊर्जा जाएगी, जो उसका द्वितीय होगा उसके अंतर्गत 1 कैलोरी जाएगी। इसी तरह से ऊर्जा का क्रम जो है धीरे धीरे कम होता जाता है। आगे है DDT का पूरा नाम क्या है। DDT का पूरा नाम क्या है? DDT डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोईथेन जैव अनिम्नीकरण कीटनाशक होता है। अवशोषित होने के बाद क्या करता है, उत्सर्जन द्वारा ये बाहर निकलता है। इसमें कह रहा है कि अवशोषित होने के बाद उत्सर्जन द्वारा बाहर निकलना लगभग असंभव होता है, मतलब ये बाहर फिर नहीं निकल पाता है। जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है। खाद्य श्रृंखला में सांद्रण करता है, मतलब प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर में बढ़ता चला जाता है। सामान्यतः जीवों के वसा वाले ऊतकों में ये जमा हो जाता है, जो काफ़ी हानिकारक होता है। अब आगे है जैव भू रासायनिक चक्र में कहा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तत्वों को जैविक प्रवस्था में परिवर्तन तथा जैविक तत्वों का अजैविक रूप में पुनरागमन का प्रारूप होता है। मतलब पारिस्थितिक तंत्र में जैविक से अजैविक, अजैविक से जैविक में परिवर्तन ही क्या होता है, जैव भू रासायनिक चक्र होता है। प्रकार इसमें दिया गया है गैसीय चक्र है, अवसादीय चक्र है। उदाहरण ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, और इसमें है कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर तथा पोटेशियम चक्र के बारे में दिया गया है। तो ये सभी चक्र होते हैं जो एक रूप से दूसरे रूप में पुनः प्राप्त होते रहते हैं, वही उसे चक्र कहा जाता है। मतलब ये घूमते रहेंगे, एक रूप से दूसरे रूप में ऐसे प्राप्त होते रहेंगे, ऐसे इनका क्रम चलता रहता है। पारिस्थितिकी पदछाप एवं मिलेनियम माप की इकाई क्या है, भूमंडलीय हेक्टेयर होती है। परिभाषा पारिस्थितिकी घटकों का वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, वही पारिस्थितिकी पदछाप होता है। मापन मनुष्य द्वारा उत्सर्जित कार्बन का इसमें मापन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में और जानेंगे। यूकेलिप्टस का आप नाम सुना होंगे, स्थानीय भाषा में कहीं कहीं पे इसे सफ़ेदा भी कहा जाता है। पर्यावरणीय शत्रु होता है, अत्यधिक जल का ग्रहण करता है, जिसके कारण वहाँ पर जल की जो
होता है, वाटर लेवल नीचे चला जाता है। रोपित स्थान की मिट्टी को जल स्तर में अत्यधिक गिरावट आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में उपलब्ध है। लैंटिक आवास स्थिर जल का आवास आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय इत्यादि है। लोटिका आवास बहते जल का आवास, नदी। इकोटोन क्या है? दो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। मतलब दो समुदाय जो हैं, आप देखेंगे कि एक समुदाय ए है, एक समुदाय ए है, तो जो दोनों समुदाय हैं, दो पारिस्थितिकी तंत्र हैं अलग अलग, उनके जो मध्य एक क्षेत्र होता है संक्रमण क्षेत्र, उसे ही इकोटोन कहा जाता है। मतलब इसको क्या कहा जाएगा? इकोटोन या संक्रमण क्षेत्र। ठीक, यही होता है। अब है पारिस्थितिकी आंदोलन। पारिस्थितिकी आंदोलन से संबंधित जो कुछ प्रश्न आते हैं यहाँ से आ जाएंगे। तो पहला जो है चिपको आंदोलन था, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था महत्वपूर्ण आंदोलन। विशेष महिलाओं वृक्षों से चिपक कर ये आंदोलन करती थी। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की गई थी। दूसरा है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय परियोजनाओं को रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया था। मेधा पाटेकर इसमें की नेता थी। एपिको आंदोलन दक्षिण भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। चिपको की तर्ज पर यह आंदोलन चलाया गया था। कर्नाटक से इसको प्रारंभ किया गया था। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन केरल में प्रारंभ हुआ था। कुंती पूजा नदी पर बनने वाले डैम की योजना को रद्द करवाना था। अगला है आपका महासागर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। जो महासागर आपका है, कई बार पूछा गया कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है, तो महासागर आपका होता है। पिक्नोक्लाइन जल निकाय में घनत्व प्रवणता का प्रदर्शक होता है। और हेलोक्लाइन जो होता है जल निकाय में लवणता प्रवणता का प्रदर्शक होता है। और थर्मोक्लाइन क्या होता है? जल निकाय में गहराई के साथ तापमान में परिवर्तन का प्रदर्शक होता है। अर्निजनेस 1973 में गहन पारिस्थितिकी शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता रहे हैं। जोसेफ ग्रीनेल पारिस्थितिकी निःशब्द का सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था सूक्ष्म आवास के बारे में। अब है पारिस्थितिकी तंत्र विविध। 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 1980 में भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 2006 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता के लिए अधिनियम पारित किया गया था। फिर आगे है आपका जैव विविधता की परिभाषा। जैव विविधता इसमें दिया गया है, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों को जैव विविधता कहा जाता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीवों, पौधे एवं जंतुओं की विविधता को ही जैव विविधता की संज्ञा दी जाती है। जैव विविधता की श्रेणियां क्या है? विभाजन वर्ष 1972 में हुटेकर महोदय द्वारा किया गया था। जैव विविधता का विभाजन किसके द्वारा? हुटेकर महोदय के द्वारा किया गया था। अल्फा, बीटा और गामा सूचकांक में किया गया था। तो अल्फा सूचकांक में स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय के आवासीय क्षेत्रों के मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। और बीटा जो विविधता है, बीटा सूचकांक, वो स्थानीय एवं क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को प्रदर्शित करता है। जबकि गामा विविधता जो है, गामा सूचकांक, वो किसी भूदृश्य की संपूर्ण विविधता को प्रदर्शित करता है। तो अल्फा छोटा एरिया को कवर करता है, बीटा उससे बड़ा एरिया को, और गामा सबसे बड़े एरिया को कवर करता है। सूचकांक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? रेमंड एफ दासमैन प्रारंभ में अंग्रेजी शब्द में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में 1968 में अपनी पुस्तक के डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में प्रथम था। WG रोसेन बाद में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता बने थे। आगे है आपका जैव विविधता दिवस। जैव विविधता से संबंधित जो दिवस है उनके बारे में देखेंगे। तो 29 दिसंबर को विश्व के कई देशों द्वारा घोषित किया गया। 22 मई संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया। विशेष तथ्य 29 दिसंबर 1993 को जैव विविधता अभिसमय प्रभावित हुआ था। तो जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है NCMB का पूरा नाम क्या है? नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। भारत का प्रथम स्थित कहाँ पर है? जामनगर, गुजरात में। विशेषता क्या है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी को गठित होने वाला भारत का प्रथम अनुसंधान संस्थान है। उद्देश्य क्या है? समुद्री तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना। NCMB नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है? गुजरात के जामनगर में स्थित है। जैव विविधता प्रवणता पृथ्वी पर असमान वितरण
भूमध्य रेखा की तरफ वृद्धि होती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाए, सबसे ज़्यादा जो आपकी जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है। मतलब आप जैसे जैसे विषुवत रेखा, अगर ये आपकी विषुवत रेखा 0 डिग्री है, आप ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपकी जैव विविधता में क्या आएगी, कमी आएगी, और इधर भी बढ़ेंगे तो धीरे धीरे जैव विविधता में क्या आएगी, कमी आएगी। सबसे ज़्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाया जाता है। अगर बात करें तो 0 से 10 डिग्री के मध्य सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है विषुवत रेखीय प्रदेशों में। महत्वपूर्ण तथ्य, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता क्या होती है, सामान्यतः अधिक होती है। निम्नतर अक्षांश मतलब 0, 1, 2, 3 इस तरह से, और उच्चतर मतलब 90, समझ रहे हैं, इस तरह से होता है। और पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों की घाटियों में जैव विविधता होती है, अधिक यहाँ पे भी पाई जाती है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कच्छ की खाड़ी में। साइलेंट वैली शांत घाटी केरल के नेशनल पार्क को घोषित कब किया गया था, नेशनल पार्क 1984 में। फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है, चमोली उत्तराखंड में फूलों की घाटी आपकी अवस्थित है। फिर आगे आप देखेंगे जैव विविधता हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट ऐसे स्थल होते हैं जहां पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है और उनको खतरा किसी न किसी रूप में बना रहता है, उन्हें हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित किया जाता है। जैव विविधता हॉट स्पॉट की परिभाषा दी गई है, ऐसे स्थान जहां पर जातियों की पर्याप्त तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना होता है, वही जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल होता है। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया था 1988 में। प्राप्त ये स्थल कहाँ पे है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उच्च अक्षांशीय प्रदेश में। भारत में जैव विविधता की बात करें तो कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट केंद्र कहाँ पे है, आपका ये पश्चिमी घाट पर्वत है, यहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और ए वाला क्षेत्र आपका पूर्वोत्तर भारत का जो हिमालयी प्रदेश है, पूर्वी हिमालय में, यहाँ पर आपकी जैव विविधता के हॉट स्पॉट स्थल इसको घोषित किया गया है। जैव विविधता को खतरा किससे है, जैव विविधता को खतरा है आपके आवास के हास से एवं विखंडन से, मतलब आवासों के विनाश से है। विदेशी जातियों का पुनर्वास, जो विदेशी जातियां लाकर बसा दी जाती हैं, उनसे खतरा रहता है। जातियों का विलोपन का खतरा रहता है। वैश्विक तापमान एवं प्रदूषण से भी जैव विविधता को खतरा रहता है। तो जातियों के विलोपन की बात करें तो इनका नैसर्गिक विलोपन होता है जो स्वयं से होता है, समूह में विलोपन होता है, और मानवोद्भवी विलोपन होता है, मानव के द्वारा भी इनका ये विलुप्त होते हैं। जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारक, जैव विविधता के विकास में सहायक है बंजर भूमि का वनीकरण, ये सहायक होता है। उष्ण एवं गर्म जलवायु क्षेत्र में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ स्थान माने जाते हैं अनियत तापी प्राणी तितली के। तितलियों का सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र संबंधित होते हैं, आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। अब महत्वपूर्ण कारक हैं, किससे संबंधित हैं, ये आपके जैव विविधता के संरक्षण से। तो महत्वपूर्ण कारक हैं तस्करी, प्राकृतिक आवासों के ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, अवैध शिकार, औद्योगिक विकास, अवैज्ञानिक तरीकों से खनन, वन क्षेत्र या वनों की सघनता का कम होना, इससे हमारी जैव विविधता को नुकसान होता है इन चीज़ों से। अब जैव विविधता के संरक्षण की बात, जैवमंडल रिजर्व की जो बात कही गई है, जैवमंडल महत्वपूर्ण रणनीति है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए आवश्यक होता है जैवमंडल रिजर्व की स्थापना करना। यह प्राकृतिक एक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर मुख्यतः स्वस्थानीय जैव विविधता का संरक्षण करना होता है। जैव विविधता संरक्षण दो तरीकों से किया जाता है, एक स्वस्थानीय इन सिटू और दूसरा बाह्य स्थानीय एक्स सिटू। स्वस्थानीय का मतलब वहीं पर उनको बसा दिया जाता है जहाँ पर उनका मूल निवास रहता है। वनस्पति व जंतुओं को संरक्षण के लिए उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही उनको बसा देना क्या कहलाता है, स्वस्थानीय संरक्षण इन सिटू। और विलुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास यहाँ पर न करके बाहर करने पर उन्हें एक सिटू संरक्षण प्रदान किया जाता है, मतलब बाह्य स्थान पर संरक्षण प्रदान किया जाता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण की दो विधियां हैं, कौन कौन सी हैं। प्रथम विधि है जूलॉजिकल पार्कों में विलुप्त प्राय प्रजातियों का पालन पोषण करना। दूसरी विधि है जीवित शुक्राणुओं, अंडों तथा भ्रूणों नमूनों को अत्यंत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में इनका संरक्षण किया जाता है, जिससे कि बाद में इनको फिर से मतलब पैदा हो सकें, जनन कर सकें।
आगे इसमें है जैव विविधता संरक्षण, स्वस्थाने बाह्य स्थाने। स्वस्थाने पे दिया गया है संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, पवित्र झील व उपवन, जीवमंडल नीचे स्थलीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य। और बाह्य स्थान पे दिया गया है पवित्र पौधे, घरेलू बगीचे, प्राणी बगीचा, वनस्पति बगीचा, कृषि उद्यान, वृक्ष उद्यान, जलतंत्र, चिड़ियाघर, बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण। इस तरह से बाह्य स्थान पे इनका संरक्षण किया जाता है। आगे है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा एवं जन जागरूकता, प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना, पौधों, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा संपूर्णता को बनाए रखना, पारिस्थितिकी विज्ञान में शोधों को प्रोत्साहन देना, सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से निर्वहन योग्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना ही जैव विविधता संरक्षण का आरक्षित क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य होता है। फिर है भारत में प्रवाल भित्ति के 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला है आपका लक्षद्वीप, दूसरा है कच्छ खाड़ी, तीसरा मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये प्रवाल के 4 प्रमुख स्थल है। प्रवाल भित्ति क्षेत्र जो है प्रकार इनके 2 प्रकार के होते हैं, एक फ्रीजिंग होता है, एक एटॉल होता है। तो एटॉल वाला आपका लक्षद्वीप है जो खुर के आकार में होता है लक्षद्वीप में, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फ्रीजिंग प्रकार का होता है। आगे है सांस्कृतिक लाभ, जैव विविधता के उपयोग के सांस्कृतिक लाभ क्या होते हैं। तो सांस्कृतिक लाभ इसमें क्या होता है, सांस्कृतिक लाभ उपयोग में सांस्कृतिक लाभ होता है, भोजन एवं उन्नत किस्मों का स्रोत है, औषधि निर्माण जैव विविधता से होती है, सौंदर्य परक लाभ होते हैं मतलब देखने में अच्छा लगता है, प्राकृतिक संतुलन इनसे बना रहता है। जैव विविधता के उपयोग की बात करें तो सांस्कृतिक लाभ क्या है, इससे धार्मिक विश्वास, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक होता है। सौंदर्य परक लाभ की बात करें तो पर्यटन, पालतू जानवर, साहित्य रचना, मतलब साहित्य रचना इनसे होती है। जो कवि होते हैं इनको देख के अपनी रचना भी करते हैं, और पालतू जानवर भी यहीं से लोग करते हैं, पर्यटन भी, घूमते भी हैं, अच्छा लगता है घूमने में। तो अगला है पारितंत्र सेवाएं, जलवायु नियंत्रण वनों एवं सागरों द्वारा होती है, अपशिष्ट का पुनः चक्रण होता है, मृदा अपरदन की रोकथाम होती है, पोषण चक्रण बना रहता है, शस्य परागकरण होता है और जल संरक्षण भी होता है। भोजन की उन्नत किस्मों के स्रोत के बारे में बात करें तो नई फसलें और उन्नत किस्म की फसलें प्राप्ति होती हैं। औषधि निर्माण, कुनैन, टेक्साल, बोटनोकेमिकल्स, मॉर्फिन, इन सब से प्राप्त किया जाता है यदि जैव विविधता हमारी संरक्षित की जाएगी तो। अब IUCN के बारे में जान लेते हैं। IUCN ये है आपका IUCN, इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र से पृथक संस्था है, मतलब संयुक्त राष्ट्र से अलग है। आधिकारिक दर्जा संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा इसको दिया गया है। प्रकाशन की रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है IUCN। विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधे और पशु जातियों की सूची में सम्मिलित करता है। आगे है किसी प्रजाति को तब लुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से देखी न गई हो। सूची के लाभ क्या हैं, जैव विविधता के महत्व के विषय में जागरूकता उत्पन्न करती है, संकटापन्न प्रजातियों की पहचान व उनका अभिलेखन करती है। जैव विविधता ह्रास की लिखित सूची का निर्माण स्थानीय स्तर पर संरक्षण का कार्यों का निर्देशन करती है। इससे सूची के लाभ हैं। जैव विविधता एवं संकटापन्न जातियाँ, इसमें दिया गया है डिक्लोफिनेक सोडियम दर्द निवारक दवा है, बुखार का इलाज, दर्द निवारक दवा तथा बुखार के इलाज के लिए पशुओं में प्रयोग किया जाता है। उपयोग के दौरान पशुओं की मृत्यु हो जाती है जिससे गिद्ध द्वारा मांस का भक्षण किया जाता है। 30 दिन के अंदर गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। भारत, नेपाल और पाकिस्तान में 8.5 करोड़ गिद्धों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक, उसके बाद है आपका टम्बलाकोक, ये है टम्बलाकोक, मॉरिशस में पाया जाने वाला एक वृक्ष है। अन्य नाम डोडो वृक्ष, विलुप्ति के कगार पर ये भी है, कारण डोडो पक्षी का विलुप्त होना परिणाम है। डोडो वृक्ष प्रजनन में असफल, बीज डोडो पक्षी का मुख्य भोजन इनका रहता था, जिससे क्या होता था, इनका प्रजनन होता था, लेकिन उस डोडो वृक्ष का विनाश हो रहा है और पक्षियाँ भी विलुप्त हो रही हैं। आगे है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स,
चमगादड़ों की एक प्रजाति होती है। इनका प्रसार क्षेत्र कहाँ पे है? बांग्लादेश, चीन, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि। अन्य नाम ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट इनका नाम है। ड्यूगोंग विशाल समुद्री स्तनधारी है, अस्तित्व विलोपन के कगार पर है, शाकाहारी स्तनधारी है। अन्य क्षेत्र समुद्री गाय घास खाने के कारण। पूर्व प्राप्त क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया। भारत में स्थिति भारत की सबसे बड़ी संख्या मन्नार की खाड़ी एवं पाक की खाड़ी में, भारत एवं श्रीलंका के मध्य। अन्य भारतीय क्षेत्र कच्छ की खाड़ी, सौराष्ट्र तट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। विधिक संरक्षण का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची प्रथम के अधीन इनका संरक्षण किया जा रहा है। भारतीय वन्य गधा, भारतीय वन्य गधा प्राकृतिक आवास कहाँ है? कच्छ का रण। पूरे विश्व में केवल कच्छ के रण में ही वन्य गधा पाया जाता है, जंगली गधा। आवासीय क्षेत्र सीमित हो जाने के कारण इनके अस्तित्व को खतरा बना है। सिंगपूछी बानर, सिंगपूछी बानर का जो निवास क्षेत्र है दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट है और निवास राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि हैं। भारत, रूस, चीन, जापान, ये आपकी उड़न गिलहरी के बारे में बात करेंगे। भारत, रूस, चीन, जापान, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका आदि के अनेक भागों में प्राप्त होते हैं। भारत में कुल 7 प्रजातियां प्राप्त हैं। हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। फिर आगे बात करेंगे प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के बारे में। इनका मूल स्थान कहाँ है? मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, कैरेबियन क्षेत्र में है। भारत में आगमन इनका 19वीं सदी में हुआ। हिंदी नाम में इनको बिलायती बबूल कहा जाता है। ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। तमिल नाम इनका क्या है? सिमई करुवेलम। वर्ग छोटा पौधा या झाड़ी के रूप में है, जो कि ये अपने आप कहीं ना कहीं उगते रहते हैं, पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। आगे है आपका प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। इसके दुष्प्रभाव क्या हैं? इसके दुष्प्रभाव हैं जड़ काफ़ी गहराई तक जाती है और जल का अवशोषण करती है। भूजल का व्यापक पैमाने पर अवशोषण करती है। आसपास के क्षेत्र में जो है वायु की नमी को खत्म करती है। इसके निकट दूसरा पौधा ठीक से नहीं पनप सकता। जैव विविधता के लिए खतरनाक है। वायुमंडल विभिन्न जहरीले पदार्थों का उत्सर्जन करता है। रेड पांडा, रेड पांडा जो है ये भी विलुप्ति के कगार पे है। वैज्ञानिक नाम है एलुरस फ्लैंगस। अन्य नाम फायर कैट के नाम से इसको जाना जाता है। विशेष तथ्य रैकून जैसी छवि है इसकी। पर्यावास क्षेत्र भारत, प्राकृतिक रूप में उत्तरी पूर्वी भारत में, उप हिमालयी क्षेत्र में, मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। विश्व में कहाँ पाया जाता है? नेपाल, भूटान, चीन, लाओस, म्यांमार में पाया जाता है, जो विलुप्ति के कगार पर है। अब देख लेते हैं रामसर, भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या मैप के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें कुल आपके इस समय वर्तमान में जो है टोटल 46 रामसर स्थल हैं भारत में। 46 रामसर स्थल हैं। रामसर स्थल होते क्या है? आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं जिनका संरक्षण किया जाता है। तो रामसर स्थलों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। वर्तमान में 46 हैं, जो 4 नए अभी 14 अगस्त 2021 को 4 नए को जोड़ा गया है, तो उनके बारे में भी जान लेंगे। करंट डाटा आपका है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में कितने रामसर स्थल हैं। टोटल 3 हैं। बुलर झील है, सुरनीसर मानसर झील, होकेर आर्द्र भूमि स्थित है। उत्तर प्रदेश में टोटल आपके 8 हैं। कौन कौन से? ऊपरी गंगा नदी रामसर स्थल है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवर झील, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य, सूर सरोवर। ये आपके 8 उत्तर प्रदेश के हैं। अभी लास्ट में सूर सरोवर आपका जुड़ा था। फिर बात करते हैं मणिपुर में। मणिपुर में मात्र 1 है, लोकटक झील है आपकी। और राजस्थान की बात करते हैं तो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, सांभर झील, थोल झील पक्षी अभ्यारण्य। महाराष्ट्र की बात करें तो नंदूर मधमेश्वर और लोनार झील, 2 आपके महाराष्ट्र में हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पूर्वी कलकत्ता आर्द्र भूमि, सुंदरबन आर्द्र भूमि है। भारत में टोटल रामसर स्थलों की संख्या क्या है? 46 है। आगे बात करते हैं तो आगे जो दिया गया है लद्दाख में दो हैं। एक है सो मोरिरी झील और दूसरी है सोकर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स, तो ये भी हाल में ये भी शामिल किया गया था। हरियाणा की बात करें तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और भिंडवासा वन्यजीव अभ्यारण्य ये शामिल किया गया है नए के रूप में।
और पंजाब में आपके 6 हैं, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, ब्यास संरक्षण जीव, हरिके झील, कांजली, रोपड़, ये पंजाब के हैं आपके। गुजरात में नल सरोवर, वाधवन आर्द्र भूमि, मध्य प्रदेश में भोज आर्द्र भूमि है, उत्तराखंड में आसन संरक्षण जीव है और हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल आर्द्र भूमि, पौंगबांध झील, रेणुका आर्द्र भूमि है। असम में दीपोर बील, बिहार में काबरताल आर्द्र भूमि और त्रिपुरा में रुद्रसागर झील, उड़ीसा में भीतरकनिका मैंग्रोव झील और चिल्का झील है। तमिलनाडु में कौन सा है आपका, पॉइंट केलीमियर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य है। अब रामसर सम्मेलन के बारे में डिटेल में जान लेते हैं थोड़ा। आर्द्र भूमि क्षेत्र जैव विविधता का बृहद संग्रहगार, जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच का क्षेत्र है। प्रकृति में पानी को सोखने वाले और छानने के विशाल स्पंज होते हैं। आप देखेंगे अगर ये तालाब है तो तालाब वाले जीव जंतु ये पाए जाएंगे, यहाँ पर जैव विविधता भी ज़्यादा होती है, तालाब में जीव जंतु पाए जाएंगे और स्थल वाले आसपास स्थल के क्षेत्र के जीव जंतु पाए जाएंगे तथा दलदली क्षेत्र जो होगा वहाँ के अलग से जीव पाए जाएंगे, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता जो है ज़्यादा होती है। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ है, स्विट्जरलैंड में रामसर सचिवालय का मुख्यालय है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, हर 2 फरवरी को। गुजरात भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो गुजरात में सर्वाधिक क्षेत्रफल आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में उन आर्द्र भूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमियों के पारिस्थितिकी का स्वरूप में परिवर्तन या तो हो गया है, या तो हो रहा है, या तो होना संभावित है, ऐसे को शामिल किया जाता है। आगे देखेंगे इसमें रामसर सम्मेलन कब हुआ था। आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित ये सम्मेलन होता है। सबसे पहले ईरान में अवस्थित नगर में 2 फरवरी 1971 को बैठक हुई थी। कन्वेंशन की नींव पड़ी। 21 दिसंबर 1975 को इस सम्मेलन का पूर्णतः क्रियान्वयन किया गया। विभिन्न अधिनियम एवं करार के बारे में बात करते हैं तो जैव विविधता अधिनियम पारित तिथि क्या थी। जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया भारत में, 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। प्रावधानों को क्रियान्वयन जो है राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2003 से। मुख्यालय कहाँ पे है इसका, चेन्नई तमिलनाडु में है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी होती है। पक्षियों, उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण हेतु एक कार्यरत है। प्राकृतिक संरक्षण हेतु विश्व की सबसे बड़ी भागीदारी है। विश्व में 121 देश इसमें भागीदार हैं। अब जैव सुरक्षा की बात करते हैं तो कार्टाजेना उपसंधि एक प्रोटोकॉल है जिसमें क्या हुआ था, पक्षकारों की प्रथम बैठक कब हुई थी, 23 से 27 फरवरी 2004 को कुआलालंपुर मलेशिया में हुई थी। भारत 23 जनवरी 2021 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल पे संबद्धता आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसका गैर सदस्य, मतलब इसका सदस्य नहीं है। अब बात करेंगे ट्रैफिक की। ट्रैफिक का पूरा नाम इसमें है वाणिज्य में प्राणीजात और वनस्पति जाति के व्यापार संबंधी विश्लेषण करना। विशेष क्या है, गैर सरकारी संगठन है। वन्य पादप और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो या सुनिश्चित करना इसका कार्य है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी और इसका जो गठबंधन है WWF और IUCN के साथ इसका गठबंधन है। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं तो जैव विविधता हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने दी थी, आपके नॉर्मन मायर्स ने दी थी 1988 में। जैव चोरी को रोकने तथा देश की और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित करने का कार्य करता है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। विश्व विरासत अभिसमय तथा मरुस्थलीकरण करने का सामना करने हेतु राष्ट्र अभिसमय संबंधित है जैव विविधता से। जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र भारत सरकार एवं नॉर्वे सरकार का संयुक्त प्रयत्न है। अवस्थिति कहाँ पे है, चेन्नई तमिलनाडु। उद्देश्य जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता तथा क्षमता निर्माण का विकास करना इसका लक्ष्य था। आरंभ कब किया गया इसमें, अब UN आरंभ सितंबर 2008 में हुआ था। पूरा नाम इसका क्या है, UN रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। अंतरा संस्थागत UNFCCC के सदस्यों देशों के तत्वाधान में क्रियान्वयन किया जा रहा है। संबंध संस्थाएं कौन सी हैं, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। फिर उसके बाद है कार्यविधि इसकी क्या है, वनों में संचित कार्बन की मात्रा
के आर्थिक मूल्य को आंकना है। विकासशील देशों की वनीकृत भूमि में कार्बन उत्सर्जन कटौती करने हेतु प्रोत्साहन देना। निर्वनीकरण व वन उन्मूलन से आगे बढ़कर वनों का संरक्षण व टिकाऊ प्रबंधन करना। जलवायु परिवर्तन संबंधी दुष्प्रभावों का उपशमन करना इसका कार्य है। TEEB टीब पूर्ण नाम क्या है? पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र। इसमें इसकी द इकोनॉमिक्स एंड इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। कार्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। विश्वव्यापी पहल है। फोकस जैव विविधता तथा पारितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करना। सहायक क्या है? निर्णयन प्रक्रिया में निर्णय लेते समय पारितंत्र एवं जैव विविधता द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान रखने हेतु। भूमिका पारितंत्र एवं जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रस्तुत कर निर्णयकर्ताओं के लिए सभी स्तरों पर दिग्दर्शक की संस्था संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत करने वाली है। जैव विविधता विविध। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टागेना प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर किया था। कब किया था? 23 जनवरी 2001 को। समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों को उस निष्क्रिय तथा अवसन्न अवस्था जिसमें वहाँ अनेक प्राणी जाड़े के समय बिताते हैं वो कहा जाता है शीत निष्क्रियता, हाइबरनेशन पीरियड। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर जैव द्रव्यमान उत्पादन होता है, नगण्य होता है। सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्त्री एवं भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका वंदना शिवा की पुस्तक का नाम टुमारोज बायोडाइवर्सिटी है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। उड़ीसा राज्य के केओंझर जिले में अवस्थित गुप्त गंगा पहाड़ी उद्गम स्थल है बैतरणी नदी का। जब गर्म मौसम में के आहार सर्दियों में नहीं मिलते तब शीत निष्क्रियता का सहारा लेने वाले जंतु गिलहरी, भालू, कुछ कीट भक्षी, चमगादड़ आपके होते हैं। अब आगे बात करते हैं वेटलैंड्स इंटरनेशनल गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है। आर्द्र भूमि एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। फिर आगे हम बात करेंगे आपके सीबकथोर्न के बारे में। तो सीबकथोर्न क्या है? लद्दाख पहाड़ी पर पाया जाने वाला एक पेड़ है। इसके बेर में विटामिन तथा पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है। चंगेज खां द्वारा अपनी सेना को ऊर्जा स्वीकृता को उन्नत करने हेतु प्रयुक्त किया गया था। रूसी कॉस्मोनॉट कॉस्मिक विकिरण से बचाव हेतु प्रयोग किया जाता है। पर्णपाती झाड़ी भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय है। भारत में वितरण क्षेत्र कहाँ है? लद्दाख क्षेत्र, कुकुमसारी, लाहौल, काज, ताबो हिमाचल प्रदेश, नाथुला उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। पत्ती, फल, जड़ और कांटे सभी उपयोगी होते हैं। परंपरागत रूप से प्रयोग किया जाता है। औषधि निर्माण, पोषण पूरकता, ईंधन, पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ आदि के कामों में। सहायक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। आदर्श पौधा शीत मरुस्थल नियंत्रण में। उगने की क्षमता अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में उगता है। हरित गृह प्रभाव की बात करेंगे। जलवायु परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसें कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, SF6, NF3 इसमें शामिल होती है। प्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसें नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉन मिथिल वोलेटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड तथा सल्फर डाइऑक्साइड इसमें सम्मिलित होते हैं। फिर आगे आपका है सौर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचने वाली ऊर्जा होती है। पराबैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण। तो पराबैंगनी विकिरण जो है अधिकांश ओजोन मंडल में अवशोषित हो जाती हैं। अवरक्त विकिरण जो है पृथ्वी पर ऊष्मीय विकिरण के रूप में आगमन उनका होता है। ये है आपका दिखाया गया है कि किस तरह से सौर ऊर्जा आती है और वापस जाती है। तो सौर ऊर्जा का कुछ भाग जो है पृथ्वी अवशोषित कर लेती है, कुछ वायुमंडल द्वारा उसको वापस कर दिया जाता है, कुछ बादलों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ पृथ्वी पर पहुंच पाती हैं। तो परावर्तित सौर विकिरण को दर्शाया गया है। बाहर जाता हुआ अवरक्त विकिरण, ग्रीन गैसों द्वारा अवशोषित अवरक्त विकिरण, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, इन सब चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन गैसों से क्या इफेक्ट पड़ता है इसको देखते हैं। अन्य नाम क्या है? भूमंडलीय तापन, हरित गृह प्रभाव आदि। परिभाषा वायुमंडल में ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा में वृद्धि होने से ग्रीन हाउस में वृद्धि होती है गैसों की। वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि अवधारणा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मतलब एक वायुमंडल में औसत ताप में इसमें वृद्धि हो जाती है। अवधारणा क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ग्रीन हाउस गैस संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फोरियर 1824 में। प्रमुख गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। विश्वव्यापी ताप वृद्धि का मुख्य कारण है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड।
मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों। हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान वाली गैसों का क्रम, सबसे पहले आपकी जलवाष्प है जो हरित गृह प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपका मीथेन, फिर आपका ओजोन। तो एक क्रम होता है। प्रमुख हरित गृह गैसें कौन कौन सी हैं? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो दिया गया है इसके बारे में देख लेते हैं। प्रमुख हरित गृह गैस है। वर्गीकरण, धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों हैं। प्रकाश संश्लेषण, पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण यही है, CO2 गैस। मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न अधिकांश भाग समुद्री पादपों या भूमि पर पौधे एवं मिट्टी द्वारा अवशोषित होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप प्लवक एक आवश्यक होता है इनको। CO2 ग्रहण, पादप सामग्री में परिवर्तन, लाभदायक प्रभाव क्या पौधों के विकास के लिए संभावित रूप से आवश्यक होते हैं। सांद्रता वायुमंडल में अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में ये बहुत अधिक है। मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन का रासायनिक नाम क्या है? CH4। अन्य नाम मार्स गैस। बायो स्रोत क्या है? बायोगैस, जीवाणु अपघटन, जुगाली करने वाले पशु, धान के खेत, कोयले की खदानें, आर्द्र भूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स प्राकृतिक इसके स्रोत हैं। वायु प्रदूषक के रूप में ये कार्य करता है आपका। आगे है इसमें भूमंडलीय उष्णता के प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों पड़ता है। सकारात्मक प्रभाव क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। भूमंडलीय ऊष्माकरण के अधिक बादल, अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण, अधिक CO2 के कारण वाष्पोत्सर्जन दर कम हो जाएगी, पौधे द्वारा जल उपयोग की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। फिर है नकारात्मक प्रभाव, तापमान में वृद्धि, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, मौसमी दशाओं में परिवर्तन होगा, जैव विविधता को नुकसान होगा, सूखा, बाढ़ आएगी, फसल उत्पादकता में कमी आएगी और भारी आर्थिक क्षति इससे पहुंचेगी। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के अनुसार 1990-2000 के मध्य तापमान में 1.4 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। IPCC के अनुसार 1990 से 2001-2000 के मध्य समुद्री सतह में वृद्धि का अनुमान 0.33 से 0.45 मीटर वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो में बस इतना था। अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।